आमतौर पे जो देखने को मिलता है ऊंची दुकान फीका पकवान, उतना ही ज़्यादा उनका सक्सेस रेशो बाकी कंसल्टेंट से डाउन होता है। नोकिया था, उसने टाइम पे एंड्रॉइड को अडॉप्ट नहीं किया, बाकी सारी कंपनियों ने कर लिया। वो बदल नहीं पाई मार्केट के हिसाब से, नीड नहीं समझ पाई स्मार्टफोन की, वो पुराने पे ही चलती रही जिस पर उसको सक्सेस मिली। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे कंपनी खुद को मार्केट के हिसाब से चेंज नहीं हो पाई। इसकी हवाएं चलती हैं जी, आज कनाडा को आप अनाउंस कर दो, आज ऑस्ट्रेलिया को कर दो, और मोस्टली कंसल्टेंट उसी चीज का गुणगान गाने लग जाते हैं, जो एक हवा चलती है जिस हिसाब से। 2 घर हैं, एक की 25 लाख कीमत है, एक की 15 लाख कीमत है, आप कौन सा लोगे? अगर 20 लाख की सीमेंट लगनी है और 15 लाख में वो घर मिल रहा है, डेफिनेटली उसमें घपला है। सत श्री अकाल, इमीग्रेशन साइट्स विद मनदीप ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਪੇਅਰਹੈਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਕਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम। ठीक ठाक हो? बहुत अच्छे हैं मैम जी। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਏਜੰਟਸ ਔਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਬਹੁਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैम देखो, वही फ़र्क है एक ट्रेडर में और एक मैन्युफैक्चरर में है। ट्रेडर हमेशा एक चीज़ एक जगह से लेगा, 100 रुपए की चीज़ ली, दुकान पे रखी, 20 रुपए खुद के ऐड करे, आगे 120 की बेच दी। कोई बंदा बोलता है महंगी दे रहे हो तो उसको 5 रुपए का डिस्काउंट कर दिया, वो एक ट्रेडर है। वैसे ही एक एजेंट होता है कि आपके डॉक्यूमेंट लिए 10वीं 12वीं, पासपोर्ट, आइल्स, पीटी जो भी है, कॉलेज को दिए, कॉलेज से ऑफर लेटर दिया, आपको दिया, आपने फीस भरी, उसकी रसीद उसमें जोड़ी, एम्बेसी को दी, जो भी रिजल्ट आया, वीजा लगा, रिजेक्शन हुआ, वो आपको लाके दे दिया। आपकी खुद की तरफ से वैल्यू एडिशन 0 है। वो एक एजेंट है, प्योर एजेंट है, एजेंटी वाला काम है, ठीक है। दूसरी साइड पे कंसल्टेंट है, वो भी ये काम तो कर ही रहा है, लेकिन वो वैल्यू एडिशन भी कर रहा है। वो आपको जब आप आ रहे हो उनके पास एडमिशन के लिए, तो आपको ये भी गाइड कर रहा है कि बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट नहीं भेज रहा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट भेज रहा है एजेंट की अगर बात करें तो वो वहां भेज रहा है जहाँ पे उसको कमीशन ज्यादा है, जहाँ पे उसके टाई अप ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, जहाँ पे उस एजेंट को खुद को भी टारगेट मिलता है कि 10 बच्चे भेजिए तो इतने रुपए, 20 बच्चे भेजिए तो इतने रुपए, 1 साल में 50 बच्चे भेजे या एक इंटर्न तो इतने ज्यादा रुपए, तो उसका टारगेट होता है। तो एजेंट हमेशा वहां भेजेगा जहां उसका टारगेट कंप्लीट हो रहा है, जहां उसको पैसे ज्यादा है। कंसल्टेंट आपको वहां भेजेगा जहां वो आपके लिए बेस्ट है, जहां बेस्ट रैंकिंग है, अच्छी एजुकेशन है, क्योंकि अच्छी रैंकिंग एंड एजुकेशन के अंदर हो सकता है ऑफर लेटर आने में थोड़ा टाइम लग जाए, बट एक बार आ गया वीजा आराम से आता है। बेकार जगह अप्लाई करोगे, एजेंट को कमीशन ज्यादा आएगी, आपकी वीजा शायद आएगा शायद नहीं आएगा, बट जल्दी ऑफर लेटर आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है एक एजेंट में कंसल्टेंट में। पहला फर्क, कंसल्टेंट हमेशा वैल्यू ऐड करता है चॉइस ऑफ कोर्स के अंदर, फिर रैंकिंग के अंदर वो बताता है कि बेस्ट रैंकिंग है, सेकंड बेस्ट रैंकिंग है, थर्ड बेस्ट रैंकिंग है, आपको रैंकिंग बताता है। ठीक है। फोर्थली, अगर आपका कोई गैप है, वो गैप कैसे आप दिखा सकते हो, गैप है तो अभी कैसे जॉब आप शुरू कर सकते हो, तो कैसे उस चीज को आपने जस्टिफाई करना है, क्या क्या आप ऐड कर सकते हो, अपनी नॉलेज के बेस पे आपको बताता है, ठीक है। फोर्थ, आपकी एसओपी पे बड़ा वर्क करता है। एजेंट है वो कह देगा भाई ये सैंपल एसओपी है 2-3 पेज की, किसी ने लिखी थी, वीजा आया था, नाम अपना बदल लो, कोर्स का नाम बदल लो, लोकेशन बदल लो, कॉलेज का नाम बदल लो, जो आपका है वो कर लो, एंड वो आगे लगा देता है। वो प्लेगरिज्म में आता है, नेट से कॉपी पेस्ट बता देगा, या बच्चों कह देगा कि आप खुद अपनी एसओपी लिखो। बच्चे को कुछ भी नहीं पता है, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, वो एसओपी में एक्सपर्ट नहीं। तो अगर उसको कह दो कि आप ही लिखो, तो फिर एजेंट ही काम हो गया, कंसल्टेंट वाला काम नहीं हुआ। तो अपने बच्चे को स्टडी करना होता है, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस स्टडी करनी होती है, कोर्स उसका स्टडी करना होता है, गोल उसका बच्चे के ऊपर काम करना होता है, बट एक्चुअली कंसल्टेंट ही फाइनली अपने एसओपी को ओके करता है, उसको लिखता है, उसको प्रेजेंट करता है।
तो जो आपके कोर्स सिलेक्शन में हेल्प करे, अच्छी रैंकिंग में हेल्प करे, जो आपको सही बताए कि क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है, फाइलिंग कैसे करनी है, एंड जो आपकी एसओपी लिखा है वो कंसल्टेंट है, जो ये ना करे वो एजेंट है। ठीक है, ओके। तो ये डिफरेंस है कंसल्टेंट और एजेंट में। ठीक है, अगला जो मेरा सवाल है वो ये है कि बहुत बड़ी बड़ी हम कंपनी के नाम सुनते हैं और आमतौर पे जो देखने को मिलता है ऊंची दुकान फीका पकवान, उतना ही ज्यादा उनका सक्सेस रेशो बाकी कंसल्टेंट से डाउन होता है। ऐसा क्यों है? या हो सकता है मुझे इस चीज का थोड़ा सा भ्रम हो, वहम हो, सच में ऐसा होता है कि नहीं होता? मैम देखो, काफ़ी जगह होता है, हर जगह नहीं होता बट बहुत जगह होता है। कोई कंपनी सक्सेसफुल बनी उसके पीछे डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्क होता है, ऐसे ही कोई कंपनी सक्सेसफुल नहीं बनती। राइट, ठीक है, उसने किसी टाइम पे बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सही काम किया है, मार्केट से बेटर काम किया है, आज उसका नाम बन गया है। ठीक है, लेकिन मार्केट के साथ अगर वो कंपनी चेंज नहीं हुई तो वो बच्चे का नुकसान कर देती है, और नुकसान करने के बाद या तो वो चेंज हो जाएगी या क्लोज हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोविड से पहले 2020 से पहले आपके लिए ज्यादा मैटर नहीं करता था, एसओपी का ज्यादा वैल्यू नहीं होता था, आज के दिन में बहुत ज्यादा है। उससे पहले आपकी सिर्फ एक टोकन अमाउंट जाता था, एसडीएस नॉन एसडीएस नहीं होता था, टोकन अमाउंट जाता था, बाकी डॉक्यूमेंट आप अपने फंड शो करने होते थे। तो आज आपको पूरी फीस भेजनी होती है। तो ये मार्केट इस हिसाब से चेंज हुआ है। आज अगर आप कैश सैलरी दिखा रहे हो, पहले चल जाती थी, आज के टाइम पे नहीं चलती। अगर आप कहीं से आईएसओ सर्टिफाइड डिप्लोमा दिखा रहे हो, प्रधानमंत्री का डिप्लोमा दिखा रहे हो 2-3 साल का गैप कवर करने के लिए, पहले वो थोड़ा बहुत चल जाता था, आज नहीं चलता। कहीं से कंप्यूटर का आपने डाटा का कोर्स किया है, कंप्यूटर का कोर्स किया है, वो दिखा रहे हो, वो आज के दिन में नहीं चलता। तो कैसे अपना गैप फिल करा रहे हो, कोर्स रेलेवेंस क्या है, फिर वही एसओपी आ गई। ये चीज़ें पहले इतना मैटर नहीं करती थी, पहले एसपीपी नॉन एसपीपी होता था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ा इजी होता था वीज़ा लेना। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा गेम चेंज हो गया है। तो अगर वो कंपनी जो बड़ी हुई है वैसे ही वो काम करे जा रही है जैसे उसने पहले कर रही थी, खुद को चेंज नहीं कर रही हैं ज़्यादातर कंपनियां। ठीक है, उसके लिए एसओपी के लिए अलग से स्टाफ नहीं बिठा रही। एक जो स्टाफ बिठाए भी, एक मैडम 5-5 एसओपी एक दिन में लिख रही है, 50 मैडमें बैठी हैं, रोज की 250 फाइलें लग रही है। हम लोग एक क्वांटिटी पे फोकस है उनका, क्वालिटी पे फोकस हाँ मैम, इतने बड़े हो गए ना। अब एक ऊपर जो है हेड, उसके नीचे 300 बंदों का स्टाफ है, 500 बंदों का स्टाफ है, मैनेजर के नीचे मैनेजर, एरिया मैनेजर, सिटी मैनेजर, सेंटर मैनेजर, फिर काउंसलर, सब पे नंबर्स का है कि नंबर दो प्रॉफिट दो। वो एक इंडिविजुअल या बच्चे से कनेक्ट टूट जाता है। जो नीचे ग्राउंड लेवल पे काउंसलर है, वो अगर वेल एजुकेटेड नहीं है, वो सही सलाह नहीं दे पाएगा। ऊपर वाले को पता नहीं कि कस्टमर में क्या बीत क्या चल रहा है, उस पे नंबर है कि पिछले साल अपना इतना टर्नओवर था, इतने एडमिशन थे, इस साल कम क्यों है। वहीं पे ही वो नंबर में ही रह जाता है फंस के बच्चा, और वो एक नंबर हो जाता है। ठीक है, तो वो नंबर जब हो गया और आपने मार्केट के साथ आप चेंज नहीं हुए, तो आप फिर आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। जैसे एम्बेसडर कार थी, एक टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ी बात होती थी एम्बेसडर कार होना, टाइम के साथ वो बदली नहीं। वो खुद ने ऑटोमेटिक गियर नहीं लगाए, खुद ने अच्छे एसी नहीं लगाए, खुद ने स्टाइल नहीं बनाया अपना टाइम के साथ, इंटीरियर पे काम नहीं किया, तो उसकी वजह से आज बंद होगी। नोकिया था, उसने टाइम पे एंड्रॉइड को अडॉप्ट नहीं किया, बाकी सारी कंपनियों ने कर लिया। वो बदल नहीं पाई मार्केट के हिसाब से, नीड नहीं समझ पाई स्मार्टफोन की, वो पुराने पे ही चलती रही जिस पे उसको सक्सेस मिली। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जहाँ पे कंपनी खुद को मार्केट के हिसाब से चेंज नहीं हो पाई। जो जितनी बड़ी कंपनी होती है, जिस वजह से वो बड़ी होती है, वही चीज दोबारा करती रहती है। उसको जोर लगता है, मार्केट डाउन होता है, और तेज वही सेम चीज करती है, उससे और ज्यादा अपग्रेड नहीं होते वो टाइम, ज्यादातर अपग्रेड या फिर मार खा के अपग्रेड होते हैं। बच्चों के रिजेक्शन अब आ रहे हैं, 1-2 साल और आएंगे, फिर ये लोग मीटिंग करेंगे कि ये क्या हो रहा है, डाउन होगा बिजनेस, हाँ ये क्या हो रहा है। ठीक है, फिर जड़ पकड़ेंगे कि भाई जो जड़ पकड़ लेंगे तो फिर से उठ जाएगी कंपनी। ठीक है, जड़ नहीं पकड़ेंगे तो वो और बैठ जाएगी, डाउनफॉल आएगा। तो उनको क्या सलाह मिल रही है, कैसे वो देख पा रहे हैं। लेकिन उन 2-3 सालों में जब तक उनको ये समझ में आएगा, बच्चों का नुकसान हो जाएगा। तो अभी बहुत सारी कंपनीज का इमिग्रेशन के अंदर ट्रांजिशन फेज चल रहा है, कई समझ गए हैं, ज्यादातर नहीं समझे। इमिग्रेशन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा गेम चेंजर है। हाँ जी, हमेशा इसकी हवाएं चलती हैं जी। आज कनाडा को आप अनाउंस कर दो, आज ऑस्ट्रेलिया को कर दो, और मोस्टली कंसल्टेंट उसी चीज का गुणगान गाने लग जाते हैं, जो एक हवा चलती है जिस हिसाब से। ऐसे में एडवर्टाइजमेंट का भी बहुत ज्यादा दौर है, और बहुत एडवर्टाइजमेंट है जी, फ्री में वीजा लगवा लो, सारे पैसे वीजा लगने के बाद, हमें तो आपकी एम्बेसी फीस भी नहीं चाहिए, पल्ले से हम 10 लाख रुपए आपकी फीस भी भर देंगे,
अब इसको आप कैसे देखते हो, पल्ले से फीस भरने के लिए आपका क्या नजरिया है? मैम देखो, एक तो कंपनी है, बड़ी अच्छी कंपनीज हैं एंड रिस्पेक्ट है मेरे को उनकी। वो लोग कह रहे पल्ले से फीस नहीं भर रहे, बट हम अपनी कंसल्टिंग फीस ना ही पहले लेंगे, हम ना ही बाद में लेंगे। आप खुद फीस भरोगे, ठीक है, खुद सारा कुछ करोगे, तो वो लोग फ्री में आपको कंसल्टिंग दे रहे हैं, ठीक है। अगेन वो देखने की बात ये है कि वो 5-10 हज़ार रुपए छोड़ रहे हैं, जो कंसल्टिंग फी ले सकते थे वो नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? कोई चीज फ्री है तो क्यों फ्री है? वो कहेंगे जी हमारी कमीशन वहां से आती है। तो अगर कोई बंदा फ्री में आपको कोई चीज दे रहा है एंड उसको कहीं से कमीशन आ रही है, तो वो कहाँ आप भेजेगा? जहाँ पे उसको ज्यादा कमीशन आ रही है, जो आपके लिए बेस्ट है। तो वो फ्री में आपके 5,000 तो बचा रहे हो, बट आप ऐसी चीज बाय कर रहे हो जिसकी वैल्यू उससे काफी कम काफी डाउन है। तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। जो डॉक्टर, आप घर का एग्जाम्पल लो, 2 घर हैं, आपको पता है भी 20 लाख की सीमेंट लगनी है इस घर के अंदर। 2 घर हैं, एक की 25 लाख कीमत है, एक की 15 लाख कीमत है। आप कौन सा लोगे? अगर 20 लाख की सीमेंट लगनी है और 15 लाख में वो घर मिल रहा है, डेफिनेटली उसमें घपला है। तो आप 5 लाख रुपए बचाने के चक्कर में अगर आप वीक घर ले लोगे, जिसकी जड़ें मजबूत नहीं है, उसकी सीमेंट अच्छी नहीं है, तो कल को आपको नुकसान होएगा। वो 15 लाख वाला 25-30 लाख में पड़ेगा। हाँ जी। तो हर बार आपको पैसा बचाना या फ्री चीज आपको हमेशा बेस्ट नहीं होती। तो एक तो ये फ्री वाली चीज होगी जहाँ पे कंसल्टेंट कंसल्टिंग ले रहा, तो इससे अच्छा तो 5-10 हज़ार रुपए ले ले, आपको सही चीज गाइड कर दे, सही चीज बता दे, ठीक है, वो मच बेटर है वर्सेस। तो आपने, इसका मतलब ये भी नहीं कि फ्री वाला बेकार है। आप फ्री या पेड मत देखो, आप ये देखो कि नॉलेज किस पे है। ओके, फ्री वाले पे फ्री करो, पेड वाले पे पेड करो, ठीक है। फिर उसके बाद एक लेयर आती है जिसमें कंसल्टेंट कहता है कि मैं फीस भर रहा हूँ, ट्यूशन फीस भी मैं ट्यूशन फीस 10 लाख एम्बेसी फीस भी मैं एम्बेसी फी, ठीक है। तो एम्बेसी फी तो कोई भर देता होगा, बट ट्यूशन फी मेरे को मुश्किल ही कोई लगता है कोई भरता है, बहुत कम ही देखा है इसको। अच्छा। तो उसमें यही रहता है मैम कि काफ़ी टाइम यही रहता है कि आप या तो ऐसे कॉलेज से आपका टाई अप होता है जिसके अंदर कॉलेज आपको जाली रसीद दे रहा है कि पैसे आ गए, वो लिख के दे देगा, तो उसमें फिर उसने फीस नहीं भरी बट आपको दिखा दिया कि भर दी। उस कॉलेज में सक्सेस रेट नहीं है, इसलिए वो आपको जाली रसीद दे रहा है कि कहीं ना कहीं से कैसे कैसे बच्चे आ जाए, तो उसमें नुकसान होएगा। या फिर वो किसी की फीस भरी हुई है, नाम काट के आपका दिखा दिया कि देखो मैंने फीस भर दी। एम्बेसी ये चीज समझ चुकी है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कम सक्सेस रेट है इस चीज का, जिसमें कोई कह रहा है भर रहा है, फिर भी कोई कह रहा है मैं भर रहा हूँ, हाँ, फिर भी कोई कह रहा है मैं भर रहा हूँ, तो उसको 2 चीजें बोलो। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज हो, सैनिका हो, सेंटेनियल हो, जॉर्ज ब्राउन हो, कॉनेस्टोगा हो, डगलस हो, वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज हो, NAIT हो, SAIT हो, इस टाइप से कोई अच्छा स्केचमैन पॉलिटेक्निक हो, या यूनिवर्सिटी हो कोई टॉप की, विंडसर होगी, वाटरलू होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो होगी, ब्रिटिश कोलंबिया होगी, कोई अच्छी टॉप की यूनिवर्सिटी हो। सेम गोज विद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, या UK। तो या तो वो टॉप का कॉलेज हो, सेकंड वो आपके आगे फीस भर रहा हो कि देखो जी मैं भर रहा हूँ फीस, आपके आगे बैंक ले जाए और आपके आगे ट्रांजैक्शन कर दे, TT कॉपी बोलते हैं, TT कॉपी हो उसके पास, ठीक है, तब तो वो ओके है। अदरवाइज वो काले में दाल नहीं है, दाल में काला नहीं है, काले में दाल है, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा झोल है ना, जितना मैं समझ रही हूँ हमारी ऑडियंस भी इस चीज को समझने की कोशिश कर रही होगी। अब कंसल्टेंट चूज करना है, कैसे चूज करें? जो पास में रहता है कंसल्टेंट है उसके पास चले जाएं, दोस्त का जिससे वीजा लग गया उसके पास चले जाएं, जो फ्री में लगा रहा है अब उसके पास भी नहीं जाना, जो 10,000 रुपए नहीं ले रहा उसके पास भी नहीं जाना, तो जाना किसके पास है? मैम ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, किसके पास जाए ना, क्योंकि हमने सब चीजों के ड्रॉबैक बता दिए कि ऐसे 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 आपको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आपका करियर इन चीजों से खराब हो सकता है। अब जाएं कैसे, किसके पास जाएं, ये भी तो क्वेश्चन है ना। हाँ मैम देखो, अब तो इसके लिए आपको बड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल करके देखना है कि एक तो आपके लिए कोर्सेज रेलेवेंट सबसे ज्यादा कौन से हैं। सेकेंडली आपने एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, खुद की रिसर्च हो। सेकेंडली रैंकिंग अच्छी कौन कौन सी है वो आपके पास रिसर्च हो, ठीक है। उसके बाद SOP क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, उसकी आपके पास रिसर्च हो। ये रिसर्च आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद आप अलग अलग कंसल्टेंट्स पे जाओ। जो गलत है वो तो साफ साफ है, जो कह रहा है जी 5.5 पे लग जाएगा, फ्री में लग जाएगा, जो भी आपको जुगाड़ दिखा रहा है 2 दिन में लग जाएगा, जो आपको फेक सपने दिखा रहा है वो तो गलत है। जो नहीं दिखा रहा उस पर आप जाओ, वो देखो वो क्या कह रहा है। जो रैंकिंग वाइज आपको लिस्ट दे रहा है, लंबी लिस्ट दे रहा है, वो ज्यादातर सही मिलेगा, ठीक है। जो कह रहा है आप खुद
अपने अकाउंट से डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में पैसे भरोगे वो ज्यादातर आपको ठीक मिलेगा। ठीक है। एंड जो आपको अच्छी एसओपी दिखा सके, आपको कि एसओपी सर कुछ सैंपल दिखा दो, हो सकता है आपको दे ना बट दिखा देगी, पढ़ने के लिए दिखा दे, देने के लिए कई लोग रजिस्ट करेंगे क्योंकि वो खुद किसी बच्चे का लिख है या तो अमानत है या आपने बड़ी मेहनत मारी है, आप किसी को हर किसी को ऐसे एसओपी बांटने लग जाओगे ठीक नहीं रहता। तो उस केस के अंदर दिखा दे आपको बहुत अच्छी एसओपी, आप जैसी प्रोफाइल है उसकी एसओपी, तो ये चीजें दिखा दे कोई, तो वो अच्छा कंसल्टेंट है। एज ए कंसल्टेंट आप अपने आप को एक अच्छा कंसल्टेंट आप नहीं कहते, आपके स्टूडेंट भी कहते हैं, क्योंकि मैं कई बार आपके ऑफिस या आपके इंस्टीट्यूट में मैंने खुद विजिट भी किया है। तो आपसे एक और मेरा सवाल है, कोई सक्सेस स्टोरी मैं आपकी जुबानी ही जानना चाहूंगी जो आपको लगता था कि ये मेरे लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ा टास्क था, बट एज ए अच्छा कंसल्टेंट मैंने इस टारगेट को अचीव किया। मैम ऐसी कई सक्सेस स्टोरी है, 2-3 अलग अलग वैरायटी बता देता हूँ। एक तो रंजीत नाम से लड़की थी, लॉकडाउन के जस्ट बाद की बात है। तो लॉकडाउन में पढ़ रही थी, फिर गैप आ गया, फिर दोबारा ज्वाइन किया, तो फिर उसी एनरोल्ड, 12 साल का गैप था, इतना ही मेरे को बताया था। आगे एनरोलमेंट होगी, धीरे धीरे फाइल जब खुलने लगी, बच्चे ने बताना शुरू किया मैं जॉब कर रही हूँ ये वो, पता लगा कि सैलरी काफ़ी कम है, 20,000 से भी कम है, 12 साल का गैप है। ऑप्टीमेट्री उनकी एजुकेशन थी, डिप्लोमा किया था, बैचलर डिग्री नहीं थी वो। अच्छा, ठीक है, मैरिड थी, बच्चा अच्छा खासा, हस्बैंड है, और 5.5 आइल्स में आ रहे हैं। उनको क्या दोबारा कर लो, तो जॉब से निकालना, बच्चों से निकल के तैयारी करना बड़ा टफ है। बोले सर 5.5 पे लगा दो। मैंने कहा हम दोबारा कर लो। फिर बेचारी करती, एक में फिर किसी और में 5.5 आ जाते, बाकी में 7, 8, 7। मैंने कहा मैम रहने दो, 5 दोबारा तैयारी कर लो, 12 कर लो। उसको फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम, 15,500 एक एग्जाम की फीस है। वो बेचारी 1 महीने में वो पैसे कमाती, औखी सौखी होके उसके टेस्ट में अगले बार वो टेस्ट में लग जाते। फिर मेरे पास आती उम्मीद के साथ, मैं कहता है दोबारा कर लो, 12 कर लो, 14 कर लो। चौथी 5वीं बार में जाके उसके 6 ईच आ गए फाइनली। बट 6 ईच काफी लो स्कोर है। पीजी के लिए रिकमेंडेड नहीं है, 6.5 कम से कम है, वही बेसिक रिक्वायरमेंट है। 6 ईच मतलब बेसिक से भी आप कम हो, 12th लेवल के लिए भी कम है, ग्रेजुएट के लिए तो कम है ही, और फिर जिसका 12 साल एक्सपीरियंस हो गया उसके लिए और भी कम है। बड़ा चैलेंज था इस प्रोफाइल के अंदर। सेकंड तो एक अच्छा कॉलेज अच्छा बच्चा मांगता है, अच्छी प्रोफाइल मांगता है। अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो तो ही तो वीजा आएगा। अच्छा कॉलेज आएगा, अच्छे बच्चे दो, तो अच्छा कॉलेज ढूंढना, फिर अच्छा कोर्स ढूंढना, रेलेवेंट कोर्स। ऑप्टीमेट्री के पीजी कोर्स है नहीं ज्यादा, ठीक है। फिर उनकी सैलरी कम है, उनको उसका सॉल्यूशन बताना। एक प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रोफाइल में 10 प्रॉब्लम्स आ गई। अब बच्ची इतनी बार एग्जाम दे चुकी है, वो कह रही है जी 6 ईच आ गए मेरे, तो आप फाइल लगाओ। बस अब तो कानों को हाथ लग गए, लगा दो। मेरे पैसे नहीं है, ठीक है। अब आप पीछे भी नहीं हट सकते कि फाइल नहीं लगाएंगे। वो कह रही इतने मुश्किल से आपने स्कोर आया है, बिल्कुल 6 ईच अटक गया, तो वो बड़ा चैलेंजिंग स्कोर था, ठीक है। वीजा आ गया फाइनली उनका। अच्छा, वीजा आ गया, पहुंच गए वो बाहर। हाँ पहुंच गए सर, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। हाँ जी, ये एक चैलेंजिंग स्कोर था। फिर एक और था देवेंद्र नाम से। अच्छा, उसकी 12वीं 2016-17 को हुई थी, काफी लो, मतलब 71 नंबर थे। उसके बाद उसके 3 रिजेक्शन थे। अच्छा, तो मैंने एक स्टूडेंट भेजा था, तो स्टूडेंट ने उसको रेफर किया, तो मेरे पास आया, एक में 5.5 और कई सारी दिक्कतें कि सर फीस भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं, वीज़ा लगा दो। मेरे दोस्त ने भेजा है, मैंने उसे मना कर दिया, मैं रहने दे यार, ठीक है। तो चला गया। फिर दोस्त का फ़ोन आया, दोस्त का जो बच्चा था कि सर इसका कराओ, ये दुखी हो रहा है, सुसाइड ना कर ले, प्रॉब्लम ना जाए, इसका कराओ। मैंने कहा रोएगा नहीं, क्या करें, ठीक है। रेफरेंस का तो और भी ध्यान से करते हैं हम, और भी फूक फूक के एडवाइस देते हैं, नहीं सर इसका आपने करवाना है। फिर दोबारा बच्चा आ गया, अब मैं ना कैसे करूं, तो मैंने उसको ना करी फिर से। तो मैंने कहा कि देखो आपको 4-5 चीज़ें करनी है। फर्स्ट चीज़ 5.5 को 6.5 में कन्वर्ट करना है, ये नहीं कर सकते तो रहने दो। सेकंड चीज, यू शुड बी विलिंग टू टेक एडमिशन इन ए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के लिए हाँ ना नहीं करनी, ठीक है। अच्छे रैंकिंग को हम टारगेट करेंगे, एडमिशन होना मुश्किल होगा पर हम टारगेट अच्छी बेस्ट पढ़ाई को करेंगे, उसके लिए आपने पीछे नहीं हटना। थर्डली बैचलर डिग्री को हम टारगेट करेंगे, डिप्लोमा को नहीं करेंगे। फोर्थली 1 साल की फीस भरनी है। फिफ्थ, ठीक है, ऐसे मैंने उसको लिस्ट बना के दी। मैं कहीं सब चीज़ों के लिए आप रेडी हो तब तो आप आओ, ये तो मत आओ, ठीक है। तो मैंने उसको ना भी नहीं करी, हाँ भी नहीं करी, मेरे को ताकि बच्चा ये सब सुन के घबरा के पीछे हट जाएगा। एंड वो 90% बच्चे हट भी जाते हैं। मेहनत किसी को पसंद नहीं आती है, सबको शॉर्टकट चाहिए, जुगाड़ चाहिए, ठीक है। वो बच्चा 1.5 महीने बाद मेरे पे 6.5 बैंड लेके आ गया। मैं अच्छा अब कैसे मना करूं, ठीक है। फिर मेरे को उसका केस उठाना पड़ा,
उसका वीज़ा आ गया, वो बैठा है कनाडा। बहुत बहुत मुबारक। जी। मतलब ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं हाँ, आपके पास। ऐसी न्यूमरस सक्सेस स्टोरीज हैं। ओके। ठीक है, तो अगर आप बेसिकली एम्बेसी चाहती है देखना कि बच्चा पढ़ना चाह रहा है या नहीं पढ़ना चाह रहा, उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है। आपने उस एम्बेसी की मेंटेलिटी समझनी है, वीजा ऑफिसर की मेंटेलिटी समझनी है कि उसका किन चीज़ों पे ध्यान है, किन चीज़ों को वो चेक करते हैं। ठीक है। क्योंकि उनको हमारी मेंटेलिटी पता है, वीजा ऑफिसर को बच्चे की मेंटेलिटी साफ साफ पता है। क्लियर है। जल्दी जाना है, फ्री में जाना है, कम फीस में जाना है, पढ़ाई ना हो वहाँ जाना है, जो सबसे टोरंटो जाना है, वैंकूवर जाना है, ठीक है, जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के ज़्यादा ऑप्शन हो वहाँ जाना है। बस पूछो मत, ठीक है। उनको हमारी पता है, उनको वो चीजें लगती हैं बच्चे के अंदर कि ये पढ़ाई करना नहीं चाह रहा, जुगाड़ चाह रहा है, तो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੇਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।